नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। मैं हूं आपके साथ परवेश। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील है आपसे। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच मेयर पद पर सहमति न बन पाने का सीधा नुकसान दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। नगर निगम के कार्य रुके हुए हैं। नवनिर्वाचित पार्षदों को कामकाज का अधिकार न मिल पाने के कारण वे अपने क्षेत्र में कोई विकास कार्य भी नहीं करवा पा रहे हैं। 8-9 महीने से ज्यादा समय से नगर निगम का कार्य ठप पड़ा हुआ है। मंगलवार को भी मेयर पद के लिए मतदान नहीं हो पाया। मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ ग्रहण कराने पर शुरू हुआ विवाद एक बार फिर बीजेपी आप पार्षदों के बीच जबरदस्त नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन में बदल गया। बीजेपी पार्षदों ने सदन में जय श्री राम के नारे लगाए। शकरपुर से जीते बीजेपी पार्षद रामकिशोर शर्मा ने बागेश्वर धाम सरकार और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जयकारे लगाए। भारी सुरक्षा के बीच नगर निगम की कार्रवाई की शुरुआत पिछली बैठक में शपथ लेने के बाद भी गोल्डन बुक में हस्ताक्षर करने से वंचित रह गए पार्षदों के हस्ताक्षर कराने के साथ हुई। इसके बाद अन्य एल्डरमैन को शपथ दिलाई गई। इसके बाद पीठासीन अधिकारी ने वार्ड संख्या के आधार पर सभी निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण करवाया, लेकिन कार्यवाही की शुरुआत से ही निगम में नारेबाजी शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने आरोप लगाया है कि भाजपा मनोनीत सदस्यों से मतदान करवाकर मेयर पद हथियाना चाहती है। वहीं बीजेपी नेता कमलजीत शेरावत ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों में अपनी पार्टी के मेयर प्रत्याशी पर विश्वास नहीं है। आप पार्षद अपनी अंतरात्मा की आवाज पर दूसरे प्रत्याशी को मतदान कर सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह सच्चाई जानकर ही आम आदमी पार्टी मेयर पद के चुनाव में अकारण बाधा पैदा कर रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल और मुख्य सचिव पर चुनी हुई दिल्ली सरकार को बाईपास कर फैसले लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नियम के खिलाफ मामलों को मंजूरी देने से राज्य के खिलाफ गंभीर अपराध करने के कई आरोपी छूट सकते हैं। इस बाबत उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई और मुख्य सचिव को ऐसे सभी मामलों की सूची पेश करने का निर्देश दिया जिन मामलों में उनसे मंजूरी नहीं ली गई है। सिसोदिया ने मुख्य सचिव से कहा है कि 6 महीने में नियम विरुद्ध जारी की गई अभियोजन मंजूरी के सभी मामलों की सूची पेश करें, क्योंकि इस वजह से कानूनी संकट पैदा हो गया है। आईपीसी की धारा 196 कहती है कि राज्य के खिलाफ किए गए अपराधों के मामले में कोई भी अदालत राज्य सरकार के अनुमोदन या मंजूरी के बिना ऐसे किसी भी मामले का संज्ञान नहीं लेगी। कई जघन्य अपराध ऐसी श्रेणी में आते हैं। दिल्ली सरकार के विधि विभाग के मुताबिक इस कानून में राज्य सरकार का मतलब निर्वाचित सरकार है। इसका मतलब ये है कि प्रभारी मंत्री ही सक्षम प्राधिकारी हैं और इन सभी मामलों में मंत्री की मंजूरी जरूरी है। मंत्री की मंजूरी के बाद फाइल उपराज्यपाल के पास ये तय करने के लिए भेजी जाएगी कि क्या वे मंत्री के फैसले से अलग हैं या वे इसे राष्ट्रपति को भेजना चाहते हैं। कुछ माह पहले तक यही प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, लेकिन कुछ महीने से मुख्य सचिव ने मंत्री को दरकिनार करते हुए इन सभी फाइलों को सीधे उपराज्यपाल को भेजना शुरू कर दिया। उपराज्यपाल ने भी इन सभी मामलों में अनुमोदन दे दिया, जबकि उनके पास अनुमोदन देने का अधिकार नहीं है। लिहाजा कुछ महीनों में ऐसे सभी आपराधिक मामलों में अभियोजन पक्ष के लिए दी गई मंजूरी अमान्य है और जब आरोपी इस बात को कोर्ट में उठाएंगे तो उन्हें छोड़ा जा सकता है। सिसोदिया ने कहा कि कुछ अपराधों के मामले में राज्य सरकार से अभियोजन के लिए कानूनी मंजूरी एक जरूरी शर्त है। इसमें अभद्र भाषा, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, जघन्य अपराध, राजद्रोह, राज्य के खिलाफ विद्रोह करना, दुश्मनी को बढ़ावा देने जैसे अपराध शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक निर्वाचित सरकार मुकदमा चलाने हेतु कानूनी मंजूरी देने के लिए कार्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल करेगी और एलजी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे होंगे। मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से अलग एक तरफा मंजूरी देने की कोई शक्ति नहीं है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू कैंपस में प्रशासन की रोक के बाद भी मंगलवार देर शाम छात्रों के एक गुट ने मोबाइल पर सरकार की ओर से प्रतिबंधित इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग देखी। कैंपस के लॉन में छात्रों के एक गुट ने मोबाइल पर एक दूसरे को उक्त सीरीज साझा की। जेएनयू प्रशासन के नोटिस पर इन छात्रों ने जवाब में लिखा है कि वे जानना चाहते हैं कि आखिर इस सीरीज में ऐसा क्या था जिसके कारण सरकार को इसे प्रतिबंधित करना पड़ा। जेएनयू कैंपस में सरकार की ओर से प्रतिबंधित इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग के नाम पर छात्र और विश्वविद्यालय प्रशासन आमने सामने है। जेएनयू प्रशासन ने सोमवार शाम छात्रों के नाम नोटिस जारी करके प्रतिबंधित फिल्म की स्क्रीनिंग देखने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इसके बाद छात्रों ने मंगलवार शाम को विश्वविद्यालय प्रशासन के नोटिस पर जवाब भेजा। इसमें छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से 3 सवाल पूछे हैं। पहला, विश्वविद्यालय प्रशासन बताए कि जेएनयू एक्ट में कहां लिखा है कि यदि किसी फिल्म की स्क्रीनिंग होती तो ये नियमों की अवहेलना है। दूसरा, जेएनयू प्रशासन बताए कि एक्ट में कहां लिखा है कि किसी फिल्म को देखने के लिए
विश्वविद्यालय प्रशासन की अनुमति लेने की जरूरत है। और तीसरा, प्रशासन ने किस एक्ट के आधार पर छात्रों को ये नोटिस भेजा है। आखिर में छात्रों ने लिखा है कि यहाँ शामिल होने वाले सभी छात्र अपनी मर्जी से देखने पहुंचे थे। हमारा मकसद किसी को नुकसान या भावनाएं आहत करना नहीं था। हमारा मकसद सिर्फ फिल्म की पटकथा को जानना था, जिसके कारण इस पर रोक लगाई गई है। केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते बीबीसी की इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम की डॉक्यूमेंट्री सीरीज बैन कर दी है। इस बार गणतंत्र दिवस पर बार और रेस्टोरेंट में भी शराब नहीं परोसी जाएगी। इससे पहले 26 जनवरी को ड्राई डे घोषित होता था, लेकिन बार और रेस्टोरेंट में शराब परोसने की इजाजत थी। दिल्ली सरकार ने पहली बार 26 जनवरी को बार और रेस्टोरेंट में शराब बिक्री को प्रतिबंधित किया है। इसके साथ ही महाशिवरात्रि, रामनवमी और होली पर भी दुकानों पर शराब बिक्री पर पाबंदी रहेगी। दिल्ली में विजय चौक से गुरुवार को गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत होगी। कर्तव्य पथ, इंडिया गेट, प्रिंसेस प्लेस, गोल चक्कर, तिलक मार्ग से आगे बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट, नेताजी सुभाष मार्ग से होकर परेड लाल किला पहुंचेगी। ऐसे में इन मार्गों पर सुबह 4 बजे से ही बसों की आवाजाही बंद रहेगी। ट्रैफिक पुलिस के निर्देश के मुताबिक दिल्ली परिवहन निगम ने बसों के सुचारू संचालन के लिए इंतजाम किए हैं। इसके तहत विजय पथ, विजय चौक, कर्तव्य पथ, इंडिया गेट, तिलक ब्रिज क्षेत्र में वाहनों को सुबह 4 बजे से दूसरे मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा। डीटीसी के 13 मार्ग परिवर्तित किए गए हैं। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में समारोह स्थल और बॉर्डर से लेकर कई इलाकों में पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने जीटी करनाल रोड के 35 किलोमीटर के क्षेत्र को कब्जे में ले लिया है। यहां 21 पिकेट के साथ साथ 150 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वाहनों की तलाशी के बाद ही दिल्ली में प्रवेश दिया जा रहा है। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त देवेश कुमार महला ने बताया कि जीटी करनाल रोड का इस्तेमाल कर लोग जम्मू, हिमाचल, हरियाणा और पंजाब से आवागमन करते हैं। यहाँ 35 किलोमीटर के दायरे में 21 बॉर्डर हैं। इन पर निगरानी रखने के लिए सभी जगह एक एक पिकेट लगाई गई है। इन पर ANPR कैमरे के अलावा CCTV लगाए गए हैं। साथ ही मचान बनाकर अत्याधुनिक हथियार के साथ पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं उत्तरी पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त उषा रंगनानी ने बताया कि सभी इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त पिकेट लगाकर लोगों और वाहनों पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली मेट्रो ने 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने पहुंच रहे आगंतुकों के लिए मेट्रो में निःशुल्क यात्रा का मौका देने का फैसला लिया है। ई निमंत्रण कार्ड या ई टिकट दिखाने पर मेट्रो नेटवर्क के तमाम स्टेशनों पर यात्रियों को मुफ्त यात्रा के लिए कूपन दिए जाएंगे। 26 जनवरी की सुबह 4:30 बजे से 8 बजे के बीच ही यात्रा के लिए कूपन जारी किए जाएंगे। इन टिकटों से निःशुल्क यात्रा के बाद दोपहर 2 बजे तक मेट्रो स्टेशन के बाहर निकासी की सुविधा होगी। DMRC के प्रधान कार्यकारी निदेशक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन अनुज दयाल के मुताबिक इस सुविधा का उपयोग करने के लिए यात्रियों के पास सरकार की ओर से जारी फोटो पहचान पत्र होना चाहिए। टिकट लेने के लिए इसे मेट्रो स्टेशन पर दिखाना होगा। श्रद्धा वॉल्कर मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में यह खुलासा किया गया है कि श्रद्धा वॉल्कर अपने एक दोस्त से मिलने गुरुग्राम चली गई थी। इस बात पर आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने अपना आपा खो दिया और उसने श्रद्धा वॉल्कर की हत्या कर दी। आरोप पत्र में 150 से ज्यादा गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट्स, फॉरेंसिक रिपोर्ट समेत तमाम दस्तावेज शामिल है। दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट CP मीनू चौधरी ने बताया कि श्रद्धा 17 मई को अपने एक दोस्त से मिलने गुरुग्राम चली गई थी। वो 18 मई को दोपहर में छतरपुर स्थित अपने फ्लैट पर पहुंची थी। इस बात पर दोनों में बहस हुई। बहस के बाद हुए झगड़े में आरोपी आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आरोपी आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के लिए कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया था। इनमें से कुछ हथियार बरामद हो गए हैं। आरोप पत्र दाखिल करने के बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि कोर्ट में ट्रायल के दौरान लगातार पैरवी के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस केस की जांच के लिए दक्षिण जिला DCP चंदन चौधरी के देखरेख में SIT का गठन करने के अलावा 9 टीमों का गठन किया गया था। मामले की जांच के लिए टीमें महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में कई जगहों पर गई थी। दिल्ली, गुरुग्राम और महाराष्ट्र से साक्ष्य जुटाए गए। दिल्ली के झिलमिल कॉलोनी के राजकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय में मिड डे मील खाने से छठी कक्षा की 8 से 10 छात्राएं बीमार हो गईं। उल्टी और पेट में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें उपचार के लिए हेडगेवार अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी छात्राएं स्वस्थ हैं, लेकिन इन्हें अस्पताल में निगरानी में रखा गया है। शिक्षकों से मिली जानकारी के मुताबिक खाना दिए जाने से पहले कुछ छात्राओं ने खाने में बदबू आने की शिकायत की थी, लेकिन वहां मौजूद शिक्षकों ने इस शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। खाना खाने के बाद जब छात्राओं ने पेट दर्द और उल्टी होने की शिकायत की, तब स्कूल में हड़कंप मच गया। सभी छात्राओं को हेडगेवार अस्पताल ले जाया गया। घटना का पता चलने पर परिजन भी स्कूल पहुंचे। परिजनों ने इस घटना पर नाराजगी जताई है। परिजनों का कहना है कि सरकार को खाने की गुणवत्ता जांचे बिना मिड डे मील नहीं देना चाहिए। ऐसी लापरवाही से बच्चों की जान खतरे में आ सकती है। उधर छात्राओं को देखने के लिए गांधीनगर इलाके से आप विधायक SK बग्गा भी हेडगेवार अस्पताल पहुंचे। इस मामले में शिक्षा निदेशालय मिड डे मील परोसने वाली कंपनी पर कार्रवाई करने पर भी विचार कर रही है। सरकारी स्कूल शिक्षक संघ के महासचिव अजयवीर यादव ने कहा कि मिड डे मील तैयार करने वाली कंपनी के खिलाफ लापरवाही बरतने को लेकर कार्रवाई होनी चाहिए।
दिल्ली के असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तेंदुओं की तादाद एक बार फिर बढ़ने लगी है। फिलहाल 32 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र में 8 वयस्क तेंदुए हैं। हाल ही में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी BNHS ने अभ्यारण्य में 2 शावकों का जन्म होने की पुष्टि की। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर तेंदुए सड़क हादसे का शिकार नहीं होते तो आबादी 2 गुनी हो सकती थी। फिलहाल यहां 8 तेंदुए हैं, जबकि 10 साल में सड़क दुर्घटनाओं में इतने ही तेंदुए मारे जा चुके हैं, यानी आबादी अब 50% रह गई है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पशुओं के लिए दोबारा जन्मस्थली के तौर पर विकसित होने लगी है। पिछले दिनों एक मादा तेंदुए से 2 शावकों का जन्म होने के बाद एक बार फिर वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में की जा रही पहल से उम्मीदें बढ़ी हैं। BNHS के सहायक निदेशक डॉक्टर सुहेल मदान के मुताबिक अभ्यारण्य में 8 तेंदुए हैं। यहाँ एक ही मादा है जिसने बच्चों को जन्म दिया है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। नमस्कार।